हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। टुडे माय टॉपिक इज़ डेप्रिसिएशन। मैंने इस टॉपिक को पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड की ओर, जो डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, the value of assets goes on diminishing year after year. The amount of depreciation charged every year also goes on decline. ये कहता है कि अगर आप कोई कंपनी में एसेट्स लाते हो, जैसे जैसे इस कंपनी में एसेट्स को यूज करते हो, कॉन्टिन्यूसली यूज करने के कारण उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। जिस रेट से कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और घटते क्रम में जैसे डिक्रीजिंग वैल्यू में वो डिक्लाइन हो रहा है, उस रेट से हम लेस करके फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इस मेथड में, इसलिए इसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है? आपकी जितनी भी ओरिजिनल कॉस्ट हो माइनस टोटल एप्रिसिएशन टू डेट तक का जितनी भी वैल्यू होगी उसमें से लेस करके। थर्ड पॉइंट इज इट इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डायमेंसिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड को हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डायमेंसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। दोनों ही करके ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आंसर विल बी सेम। मेरिट्स क्या है? इजी कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना हमें इजी रहता है, ये इसकी एडवांटेजेस है। इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, इक्वल चार्ज पड़ता है हमें इनकम की ओर। जैसे कि डेप्रिसिएशन ना, स्टार्टिंग के रेट ऑफ चार्जेस में जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, आपके रिटर्न और चार्जेस से ज्यादा होता है डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग ईयर में। जैसे जैसे टाइम पास आउट होता है आपका डेप्रिसिएशन लेस हो जाता है आपके रेट ऑफ चार्जेस से। ये इसका मेरिट्स है। नो अंडर प्रेशर इन लेटर ईयर, स्टार्टिंग में आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है क्योंकि नेक्स्ट टाइम में आप ओरिजिनल कॉस्ट में से प्रीवियस वाली डेप्रिसिएशन लेस करके फिर उस पर डेप्रिसिएशन निकालते हो, इसलिए बर्डन होता है जो वो लास्ट की ईयर में आपको कम पड़ता है। अप्रूव्ड मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, फोर्थ पॉइंट इज इस मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अप्रूव किया गया है। इस मेथड को अप्लाई किया जाता है सबसे ज्यादा। बैलेंस ऑफ एसेट्स इज नेवर रिटर्न ऑफ टू जीरो। बुक वैल्यू में इस मेथड्स के कारण आपकी एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होती। ये इसके मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स आपके क्या कहते हैं कि जो एसेट है कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, कि जो आपकी एसेट्स है उसकी वैल्यू रिटर्न ऑफ नहीं होती, क्योंकि वैल्यू जब बुक वैल्यू में जीरो नहीं होगी तो वो रिटर्न ऑफ कैसे हो जाएगी? ये जीरो नहीं होती, इसलिए ये रिटर्न ऑफ नहीं होती। ये इसकी डिमेरिट्स हैं। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल मशीनरीज का यूज किया जाता है। ये मशीनरी मल्टीपल्स होती हैं। मल्टीपल मशीनरी यूज होने के कारण ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू डिफरेंट होती है, उसका डायमेंसिंग फैक्टर अलग होता है, उसकी डेप्रिसिएशन डिफरेंसेस होती हैं। मल्टीपल यूज होने के कारण कई बार अकाउंटेंट हर मशीन का अलग अलग इंटरेस्ट फैक्टर निकालना भूल जाता है, ये इसकी कमी है। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम बात है। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन आपका कम होता है आपकी ऑब्सोलीट मशीनरी का चांसेस ज्यादा होते हैं, वो उतनी ही जल्दी कंपनी से गोज आउट होती है, ये ऑब्सोलीट उतनी ही जल्दी होते हैं। हर मशीनरी का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होने के कारण ये उसको निकालने कैलकुलेशन में आपकी काफी प्रॉब्लम आती है, इसका डिमेरिट्स है। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट एप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू कम होती है ये निकाला जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट रिड्यूसिंग वैल्यू पे जाती है। जब कंपनी में मल्टीपल मशीनरी यूज की जाएगी तो उसकी वैल्यू निकाल कर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी आपके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कंपनी में नंबर ऑफ मशीन्स यूज की जाती हैं। ये इसकी डीमेरिट्स हैं। सूटेबिलिटी, कोई भी अकाउंटेंट इस मेथड को क्यों यूज करेगा और कब यूज करना चाहिए उसको ये बताया गया है। इट इज सुटेबल फॉर एसेट इन विच रिपेयर चार्जेस आर मोर। अगर आपका अकाउंटेंट, आपकी मैनेजर्स रिपेयर चार्जेस को बेयर कर सकते हैं ज्यादा और पॉसिबिलिटी है उनकी ऑब्सोलेसेंस की जितनी ज्यादा, तब ये मेथड को आप अडॉप्ट कर सकते हो। सच एज टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये मेथड कब यूज किया जाता है? जब टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा, प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल आपकी चेंज हो रही हो। चलिए हम इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, क्वेश्चन के द्वारा आपको तभी समझ में आएगा ये। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, ऑन 1 जनवरी 2015 द जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज अ ट्रक ऑफ ₹4 लाख। जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक परचेज किया ट्रक 4 लाख का। 1 जुलाई 2016 में द ट्रक वाज इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। जितना ये जुलाई 2016 में उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। कंपनी का मैनेजर बहुत ज्यादा शार्प माइंड का था, उसने इंश्योरेंस करवा रखा था।
तो उसने सारे पैसे फुल सेटलमेंट, कंपनी वालों ने सारे पैसे उस ट्रक के लॉसेस के इंश्योरेंस कंपनी वालों से क्लेम कर लिए, उसे मिल गया। ऑन द सेम डेट, उसी सेम डेट को, अब वो काम तो रोकेगा नहीं, उसने न्यू ट्रक खरीदा, परचेज किया 5 लाख का। द कंपनी, इस कंपनी पे जो भी डेप्रिसिएशन ट्रक लाए जा रहे हैं उनकी डेप्रिसिएशन वैल्यू 20% है। आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आपकी बुक बंद होती है 31 मार्च को, ट्रक का अकाउंट बनाओ 3 इयर्स के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ट्रक अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, रेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट कहता है। आपके अकाउंटेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं अपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट किए जाते हैं। 2015 जनवरी 1 आपने एक मशीन खरीदी 4 लाख की, क्वेश्चन में दिया गया है ये। अब ये जनवरी 1 को खरीदी, मार्च में आपके अकाउंट्स बंद होते हैं, 2015 मार्च में बंद हुए, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया गया? 4 लाख इंटू 20%, 20/100 इंटू, ये भी गिवन है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/12, क्यों जनवरी में मशीन खरीदी 31 मार्च को बंद हुआ, तो 3 मंथ हो गया पूरी, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ यूज हुई। 3 मंथ जो यूज हुई उसमें क्या कमी आई? डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए की, वैल्यू कितनी निकली आपकी? डेप्रिसिएशन वैल्यू थी 20,000 बाय बैलेंस सीडी। आज जो मशीन हमने 4 लाख की लाए थे ट्रक, डेप्रिसिएशन इतना लग के उसकी वैल्यू रहेगी 3,80,000। अब यही ट्रक यूज किया गया 2015 अप्रैल 1 नया सेशन लग गया, उस मशीन की वैल्यू थी 3,80,000। आप 2000 उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 3,80,000 पे इंटू 20%। यहाँ पे पूरे साल यूज की है, आप ये ध्यान रखिए, अप्रैल 1 से 31 मार्च 2016 हो गया, पूरा साल हो गया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकला है आपका, पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकला है 76,000 बाय बैलेंस सीडी। 3,80,000 में से 76,000 गए, आपके पास वैल्यू कितनी बची? 3,04,000। अब ये आपकी मशीन की वैल्यू रहेगी 3,04,000। नेक्स्ट 2016 अप्रैल 1 में इस मशीन का एक्सीडेंट हो गया, पूरी तरह डिस्ट्रॉयड होगी, वैल्यू क्या थी बाय बैलेंस सीडी की? 3,04,000। आपने इंश्योरेंस कंपनी वालों से जुलाई 1 में क्लेम किया 3 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा? 3,04,000 का 20% करके इंटू अप्रैल में आपका मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई और डेप्रिसिएशन कितने टाइम तक वो यूज हुई? अप्रैल पूरा, अप्रैल मई और जून 3 मंथ आपकी यूज हुई है मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करके आया आपको? ये रही आपकी कैलकुलेशन, आपका डेप्रिसिएशन निकला 15,200। अब उसी जुलाई 1 2016 को कंपनी का वर्किंग चल रहा था, उन्होंने न्यू अपना ट्रक परचेज किया टू बैंक अकाउंट। ट्रक कितने का लिया उन्होंने? 5 लाख रुपए का, ठीक है। 2017 मार्च 31 पूरा जुलाई 1 से मार्च 31 तक आपकी मशीनरी यूज हुई, फिर डेप्रिसिएशन निकाला अकाउंटेंट ने 5 लाख पे 20% करके इंटू 9/100। 9 मंथ यूज हुई है, आप ध्यान रखिए, जुलाई 1 से 31 मार्च, पूरी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गए इस मशीनरी को यूज किए हुए। अब अकाउंटेंट अपनी बुक बंद कर रहा है उस साल की, तो 9 मंथ का आपने डेप्रिसिएशन निकाला 5 लाख इंटू 20/100 इंटू 9/12, तब डेप्रिसिएशन करके आपकी वैल्यू आई है 75,000 रुपीज। अब बाय बैलेंस सीडी आपकी इस मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? इस मशीन की वैल्यू रह गया 4,25,000। जो आपका ट्रक था उसकी वैल्यू, सेकंड ट्रक की जो है इसकी वैल्यू रह गई है 4,25,000। अब यही ट्रक नेक्स्ट प्रोसीड करेगा 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। ये एग्जैक्ट ट्रक की अमाउंट कितना है? 4,25,000। उन्होंने हमें 3 ईयर्स के लिए बोला था। 15-16 फर्स्ट ईयर हुआ, 16-17 15-16 17 उस 3 ईयर्स का ये ट्रक अकाउंट बन चुका है। अगर हमें 5 ईयर्स के लिए कहते तो हम इसे नेक्स्ट प्रोसीड करते, अगर कोई डिस्ट्रॉय हो जाता तो हम इंश्योरेंस से क्लेम कर लेते, अगर न्यू परचेस करते तो टू बैंक अकाउंट करके डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपका हुआ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ट्रक अकाउंट। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगी। अब इसमें से एक क्वेश्चन रह गया आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन, ये आपका क्वेश्चन है ऐसे, डिफरेंस बिटवीन टू मेथड, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
अगर आपने इसका बेसिक पता नहीं होगा तो आप एक और बार रिकैप कर लेंगे, यहाँ पे आपको जल्दी से समझ आएगा। वो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या डिफरेंसेस है, आप बताइए। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, यहाँ पर इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है हर साल, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो डिक्रीजिंग वैल्यू आएगी तब आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बेसिक ऑफ कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ओरिजिनल कॉस्ट पर, और यहाँ पे ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे जो भी लेस करके अमाउंट आएगा उस पर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। जीरो लेवल हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मेथड की बुक वैल्यू जीरो हो सकती है एसेट्स की। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या पढ़ा था कि द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो। बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में किसी भी एसेट्स की जीरो नहीं होती। नेक्स्ट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या डिफरेंसेस है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है हर साल एक जैसा, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, रिड्यूसेस एवरी ईयर, हर साल आपका डेप्रिसिएशन घटते डिक्रीजिंग मैनर्स में कैलकुलेट किया जाता है। एक बार आप देख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट डिफरेंसेस करते हैं। अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, स्टेट लाइन मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया, और दिस मेथड इज अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अप्रूव किया गया है, ये आपका लीगली अप्रूवल मिली हुई है इसको लीगली। एप्रोप्रिएट फॉर, ये मशीनरी, ये मेथड आपका कब अप्लाई होगा, जब आपका रिपेयर और मेंटेनेंस चार्जेस आपका अकाउंटेंट कम बियर करना चाहता है। लाइक ये लीज, कॉपीराइट और पेटेंट पे ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है। जब आपका अकाउंटेंट रिपेयर कॉस्ट को बियर करने के लिए रेडी है तब ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है। इसमें मशीनरी और व्हीकल्स यूज आते हैं। राइट ऑफ ये नहीं है, ये राइट ऑफ है, बस इसका डिफरेंस। राइट ऑफ रिटर्न स्टेट लाइन मेथड में कंप्लीटली राइट ऑफ किया जाता है, जितनी भी आपकी एसेट्स होगी उसकी वैल्यू आपको जीरो करके राइट ऑफ करके दिखा दी जाएगी। बट इसमें बुक वैल्यू किसी भी एसेट्स की नोट जीरो नहीं होती, इसलिए ये कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं होता। ये आपका डिफरेंसेस है। एक क्वेश्चन रह गया था, मैंने सोचा आपको ये करा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी रिटर्न डाउन राइट कर लेना अपने नोट्स में। ओके, थैंक यू। अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया है। मैं आप दोबारा आपके पास किसी नए चैप्टर के साथ आऊंगी, तब तक के लिए बाय, गुड, टेक केयर।